सल्तनत ज़ुरयाब में बादशाह अब्दुल बारी की हुकूमत थी, जो अपनी नरमी और इंसाफ के बावजूद हमसाया ममालिक से मुसलसल जंगों में घिरा रहता था। हालांकि वो अपनी ममलिकत में मुतमईन था और दूसरों की जमीन का ख्वाहिशमंद नहीं था, मगर सबको खुश करने की कोशिश में इंसान अक्सर शिकस्त खा बैठता है और इसी अंजाम ने बिल आखिर बादशाह अब्दुल बारी को एक सख्त मार्के में शिकस्त से दो चार कर दिया। शिकस्त के बाद अब्दुल बारी अपने दारुल हुकूमत की फैसिलों के पीछे पनाह लेने पर मजबूर हुआ और फौरन मुहासरे की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी मलका उम्मे हानी की हिफाजत थी, जिसके लिए उसने उसे किसी महफूज मकाम पर भेजने का इरादा किया। मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहकर हर खतरे का सामना करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मगर बादशाह अब्दुल बारी ने उसे उसकी इजाजत न दी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यूं वो दोनों आंसुओं के साथ जुदा हुए और मलका एक मजबूत मुहाफिज दस्ते के साथ एक किला बंद महल की तरफ रवाना हुई, जो एक घिने जंगल के किनारे तकरीबन 200 मील के फासले पर वाक़ था। पूरे रास्ते वो रोती रही और जब वहां पहुंची तो उसका दिल और भी बोझल हो गया, क्योंकि महल गिरदो गुबार से अटा हुआ और वीरान सा था। बाहर सिर्फ कंकरौली जमीन पर मुश्तमिल एक सुनसान सहन था और बादशाह ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो कम से कम 2 सिपाहियों के बगैर किले की हुदूद से बाहर कदम ना रखे। मलका उम्मी हानी की शादी को अभी चंद ही महीने हुए थे और अपने मैके में वो बगैर किसी हमराह के पहाड़ियों में आजादाना घूमा फिरा करती थी। इसीलिए इस तरह किले में महदूद हो जाना उसे निहायत उदास करने लगा। मगर चूंकि ये बादशाह अब्दुल बारी की ख्वाहिश थी, इसलिए उसने काफी अरसे तक सब्र से काम लिया। फिर एक निहायत हौलनाक वक्त आया जब बादशाह की तरफ से आने वाली खबरें यकसर बंद हो गईं। शायद वो बीमार हो गए हैं या शायद वो इंतकाल कर गए हैं। अगर मुझे जल्द उनका कोई खत ना मिला तो मैं खुद जाकर मालूम करूंगी। काश मैं कभी यहाँ आई ही ना होती। चुनाचे उसने किसी को अपने इरादे से आगाह किए बगैर एक छोटी नीची सवारी तैयार करवाई। मैं इस किले में बंद रहते रहते थक चुकी हूँ और अब मेरा इरादा है कि कुछ शिकार करूँ। बस करीब ही रहूंगी और तुम सब भी चाहो तो शिकार कर सकते हो। यूं मलका उम्मे हानी की बात मान ली गई और इस्तबल से 2 खूबसूरत घोड़े लाकर उस छोटी सी सवारी में जूत दिए गए। शुरू में मलका ने खुद को शिकार के काफले के करीब रखा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा देर तक अलग रहने लगी, यहाँ तक कि एक जंगली सूर के नमूदार होते ही उसने मौका पाकर मुखालिफ सिमत के एक रास्ते का रुख कर लिया। बदकिस्मती से वो रास्ता उस महल की तरफ नहीं जाता था जहाँ बादशाह अब्दुल बारी मौजूद थे, मगर उसे इस बात का खौफ था कि उसकी रवानगी का पता न चल जाए। इसलिए उसने घोड़ों को इस कदर दौड़ाया कि वो बेकाबू होकर भाग निकले। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो कमसिन मलका उम्मे हानी खौफ से कांप उठी। उसने लगाम छोड़ दी और घबराहट में सवारी के किनारे से चिमट गई। बेकाबू घोड़े अंधाधुंध दौड़ते हुए एक दरख्त से जा टकराए और मलका जोर से जमीन पर आ गिरी, जहां वो चंद लम्हों तक बेहोश पड़ी रही। कुछ देर बाद करीब ही किसी सरसराहट की आवाज सुनकर उसने आंखें खोली। उसके सामने एक देवाहीकल औरत खड़ी थी, गोया कोई जिन्नाती वजूद। उस अजीबो गरीब हैत को देखकर मलका उम्मे हानी ने गुमान किया कि शायद वो मर चुकी है और किसी दूसरी दुनिया की मखलूक को देख रही है। मुझे ताज्जुब नहीं कि लोग मरने से क्यों डरते हैं, अगर उन्हें ऐसे खौफनाक वजूद देखने पड़े। ओह, डरो मत, तुम अभी जिंदा हो, लेकिन शायद बाद में तुम्हें उस पर अफसोस हो। मैं लायन फेरी हूँ और अब तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी। चलो उठो, जल्दी करो, मेरा महल यहाँ करीब ही है, मेरे साथ चलो, अब से तुम वहीं रहोगी, चलो। ये सुनकर मलका उम्मे हानी खौफ से पीछे हट गई। ए खातूने शेर, खुदा के लिए मुझे मेरे किले वापस पहुंचा दीजिए और जो चाहे फदिया मुकर्रर कर लीजिए। मगर देवहेकल औरत ने नफी में सर हिला दिया। नहीं मेरे पास पहले ही बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी दिल उकता जाता है और मुझे लगता है तुम मेरे लिए कुछ वक्त दिलचस्प बना सकती हो। ये कहकर उसने फौरन अपनी सूरत बदलकर एक शेर की शक्ल इख्तियार कर ली और मलका को अपनी पीठ पर डालकर उन बेशुमार सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी जो उसके महल तक जाती थीं।
आखिरकार वो जमीन के गहरे हिस्से में एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां एक रोशन मकान चमकते चराहों से जगमगा रहा था और झील के किनारे तामीर किया गया था। झील में खौफनाक अफरीत इधर उधर घूम रहे थे। चंद दिन तक मलका उम्मे हानी इस कदर सदमे में रही कि ना बोल सकी ना हरकत कर सकी। जब कुछ संभली तो लायन फेरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने लिए एक झोपड़ी बना सकती हो, क्योंकि अब तुम्हें बाकी जिंदगी यहीं गुजारनी होगी। ये सुनकर मलका रो पड़ी मुझे माफ और मौत की भीख मांगी, मुझे अपने घर मगर लायन फेरी हंस दी और उसे नसीहत की कि हालात से समझौता कर ले। क्या कोई तरीका नहीं कि मैं तुम्हारा दिल नरम कर सकूं? अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो मेरे लिए मक्खियों के डंगों से एक खास पकवान बना कर लाओ, और याद रखना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? मलका ने दिल ही दिल में सोचा, मेरे पास तो सिर्फ एक ही जिंदगी है और वो भी जा सकती है। ये सोचकर वो महल से बाहर निकली, एक दरख्त के नीचे बैठ गई और अपने तमाम गम आंसुओं में बहाने लगी। ए मेरे प्यारे शोहर, जब आप मुझे लेने किले आएंगे और मुझे वहाँ ना पाएंगे तो क्या सोचेंगे? ये भी अच्छा हुआ कि टूटी हुई सवारी जंगल में ही पड़ी है, ताकि आप यही समझे कि मैं किसी दरिंदे का शिकार हो गई। वो इसी तरह देर तक अपने दिल का बोझ हल्का करती रहती, अगर अचानक ऊपर से एक कौवे की आवाज उसकी तवज्जो ना खींच लेती। उसने सर उठाकर देखा तो मध्यम रोशनी में एक कौवा अपने पंजों में एक मोटा मेंढक पकड़े हुए था, जिसे वो गालिबन अपना शिकार बनाकर खाने वाला था। मलका उम्मे हानी फौरन उठ खड़ी हुई और अपने पहलू से लटके पंखे से जोर से कौवे के पंजों पर जर्ब लगाई। कौवा चूक कर मेंढक को छोड़ बैठा, जो जमीन पर गिरते ही नीम मुर्दा सा हो गया। अपनी नाकामी पर कौवा गराहट के साथ उड़ गया। जो ही मेंढक को होश आया, वो फुदकती हुई मलका उम्मे हानी के पास आई और नरमी से बोली, आप किसी मजबूरी में यहाँ आई हैं ना? जब से तजस्सुस मुझे यहाँ लाया, मैंने किसी को रहम करते नहीं देखा, जैसे आपने मेरे साथ किया। तुम कैसी मेंढक हो? तुम इंसानों की जुबान कैसे बोल लेती हो? मैं आदि परी हूँ, मेरे पास थोड़ा सा जादू है, मगर अगर लायन फेरी को मेरे यहाँ होने का पता चल गया तो वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगर तुम वाकई परी हो तो फिर वो कौवा तुम्हें खाने ही वाला था। तुमने खुद को बचाया क्यों नहीं? मेरी ताकत एक जादुई टोपी से जुड़ी है, वो लम्हा भर के लिए मेरे सर से उतरी थी, तभी कौवा मुझ पर झपटा, वरना मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। अगर आप ना होती तो शायद मैं बच ना पाती। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो जरूर करूंगी। मलका उम्मे हानी ने मेंढक को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना दी। लायन फेरी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसके लिए शहद की मक्खियों के डंकों से एक पकवान बनाऊं, मगर यहाँ कोई मक्खियाँ ही नहीं। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। मेंढक ने टोपी पहनकर अपने साथियों को इशारा किया। सब मेंढक अपने जिस्मों पर शहद लगाकर उस खुफिया जगह की तरफ गए, जहाँ लायन फेरी ने शहद की मक्खियाँ छुपा रखी थीं, और थोड़ी ही देर में मक्खियाँ ले आए। अपनी साथी की मदद से मलका उम्मे हानी ने जल्द ही वो भरवा पकवान तैयार किया और उसे लायन फेरी के पास ले गई। खाना तैयार है। देवोहिकल औरत ने बड़े बड़े नवाले निगलते हुए कहा, ओहो, इसमें तो बहुत मिर्चें हैं। इस बार तो तुम बच गई। लगता है आखिरकार मुझे एक समझदार साथी मिली गई। अब जाओ और अपने लिए एक घर बना लो। मलका उम्मे हानी अफसोस के साथ वहाँ से चली गई और दरवाजे के करीब पड़ी एक छोटी कुल्हाड़ी उठा ली। अपनी साथी मेंढक के साथ उसने दरख्त काटने शुरू किए और जल्द ही बाकी मेंढक भी मदद को आ गए। कुछ ही देर में एक सादा सी झोपड़ी तैयार हो गई, जिसके एक कोने में सूखी घास से बिस्तर बना दिया गया। मलका थकन से चूर थी, इसलिए फौरन लेट गई। मगर अभी आंख लगी ही थी कि एक छोटा अजदा अंदर आ घुसा। घबराकर वो फौरन बाहर भाग निकली और बाकी रात एक चट्टान के नीचे गुजारी। सुबह जब वो जागी तो मेंढक को अपने पास पहरा देते देखकर उसे कुछ तसल्ली हुई। लगता है हमें तुम्हारे लिए एक और घर बनाना पड़ेगा, इस बार झील से कुछ दूर। उसकी अजीब सी मुस्कुराहट देखकर मलका उम्मे हानी का हौसला बढ़ा और जल्द ही एक नया छोटा सा घर तैयार हो गया और उसमें जंगली जड़ी बूटियों से एक खुशबूदार बिस्तर भी बना दिया गया। मगर जैसे अक्सर होता है, ये बात किसी न किसी तरह लायन फेरी तक पहुंच गई।
उसने फौरन एक कौवा भेजकर मलका को बुला लिया। तेवरी चढ़ाकर उसने पूछा, आखिर कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? इस जमीन पर जहाँ आग और गंधक की बारिश ने कुछ भी उगने नहीं दिया, वहाँ तुम खुशबूदार बिस्तर कैसे बना लेती हो? बहरहाल, जब तुम अपने लिए फूल ला सकती हो तो मेरे लिए भी ला सकती हो। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपने कमरे में नायाब फूलों का एक गुलदस्ता चाहिए, वरना बेचारी मलका उम्मे हानी उदास चेहरे के साथ वापस आई तो मेंढक ने फौरन उसकी परेशानी भांप ली। मलका ने मायूसी से बताया कि उसे 1 घंटे में नायाब फूलों का गुलदस्ता लाना है, वरना लायन फेरी उसे कत्ल कर देगी। मेंढक ने कुछ सोचकर अपनी एक चमगादड़ दोस्त का जिक्र किया और अपनी जादुई टोपी उसे देने का फैसला किया ताकि वो उड़कर दुनिया से फूल ले आए। मलका ने खुद को संभाला और इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में चमगादड़ वापस आई, अपने साथ दुनिया के निहायत खूबसूरत और खुशबूदार फूल लिए हुए। ये देखकर मलका खुशी से खिल उठी और फौरन वो गुलदस्ता लेकर लायन फेरी के पास पहुंच गई, जो इस बार हैरत से कुछ कह न सकी। फूलों की खुशबू और लम्स ने मलका उम्मे हानी के दिल में अपने घर की ऐसी तड़प जगा दी कि उसने बेताब होकर मेंढक से कहा कि अगर वो यहाँ से ना निकली तो यकीनन मर जाएगी। मेंढक ने कुछ सोचकर अपनी जादुई टोपी एक डब्बे में रखी, उसमें चंद जड़ी बूटियां और दाने डाले, ढक्कन बंद किया और कुछ अल्फाज जेरे लब दोहराए। चंद लम्हों बाद उसी डब्बे में से एक आवाज उभरी, तकदीर जो हम सब पर हुक्म रखती है अभी तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देती, मगर उसके बदले तुम्हें एक ऐसा तोहफा दिया जाएगा जो तुम्हें हर मुश्किल में सहारा देगा। और वाकई वो आवाज सच्ची साबित हुई, क्योंकि चंद ही दिन बाद जब मेंढक ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसने मलका उम्मे हानी के पास एक निहायत खूबसूरत बच्ची को लेटा पाया। यूँ लगता है टोपी ने अपना वादा पूरा कर दिया। देखो इसके नरम गाल और नन्हे पाँव। हम इसका नाम क्या रखें? हम इसका नाम उम्मी हयात रखेंगे। यही बेहतरीन नाम है। यूं उस बच्ची का नाम उम्मे हयात रख दिया गया। जब शहजादी उम्मे हयात तकरीबन 6 माह की हुई तो मेंढक ने महसूस किया कि मलका उम्मे हानी एक बार फिर उदास रहने लगी है। अब आपको किस बात का गम है? बच्ची बिल्कुल ठीक है, खुश है और हत्ता कि लायन फेरी भी उसे देखकर नरम पड़ जाती है। फिर क्या बात है? काश उम्मे हयात के वालिद उसे एक बार देख सकते, या मैं उन्हें बता सकती कि हमारे बछड़ने के बाद क्या कुछ हुआ। मगर वो तो टूटी हुई सवारी की खबर सुनकर यही समझ चुके होंगे कि मैं मर गई या किसी दरिंदे का शिकार हो गई। और अगरचे वो कुछ अरसा मेरा गम करेंगे, ये मैं जानती हूँ, मगर आखिरकार लोग उन्हें दोबारा शादी पर आमादा कर लेंगे और वो मुझे भूल जाएंगे। उस वक्त मेंढक ने कुछ न कहा। वो सनौबर के दरख्तों में चली गई और देर तक सोचती रही। अगली सुबह वो मलका के पास वापस आई और बोली, मलिका, मैं आपके लिए बादशाह अब्दुल बारी के पास जा सकती हूँ। उन्हें आपके दुखों के बारे में बताऊंगी और ये भी कि उनकी एक निहायत प्यारी बेटी है। रास्ता लंबा है और मेरा सफर सुस्त, मगर मैं जरूर पहुँच जाऊंगी। बस फैसला आपको करना है कि क्या आप मेरी हिफाजत के बगैर यहाँ रह सकेंगी। मलका खुशी से पुकार उठी, इसमें सोचने की क्या बात है। फिर मलका उम्मे हानी ने अपने खून से रुमाल के एक कोने पर चंद अल्फाज लिखे ताकि बादशाह को यकीन हो जाए कि मेंढक वाकई उसी की तरफ से आई है। उसके बाद उसने रुमाल का वो टुकड़ा मेंढक को दिया और दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। मेंढक को 10,000 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की दुनिया तक पहुंचने में 1 साल से ज्यादा लग गया। ऊपर की दुनिया में पहुंचकर वो अपने छोटे से जुलूस के साथ रवाना हुई। ये सफर 7 बरस तक जारी रहा और इस तमाम अरसे में मलका उम्मे हानी उम्मीद और बेचैनी के दरमियान कर्ब सहती रही। मुझे उम्मीद है जल्द ही कोई अच्छी खबर आएगी। वक्त के साथ साथ नन्ही उम्मे हयात भी बड़ी होकर तीर अंदाजी में माहिर हो गई। और यूं
इंतजार के साल किसी हद तक गुजर गए। दूसरी तरफ मेंढक अपनी शान बरकरार रखती हुई खामोशी से सफर करती रही और आखिरकार एक रोशन सुबह वो जुलूस बड़ी शान से महल के दरवाजों में दाखिल हुआ और लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ आया कि हर तरफ शोर मच गया। इसी वक्त बादशाह अब्दुल बारी अपनी दूसरी शादी की तैयारियों में मसरूफ था, क्योंकि 9 बरस बाद उसने दरबारियों के इसरार पर रजामंदी दे दी थी। महल के दरवाजे पर पहुंचकर मेंढक ने एक सिपाही को इशारा किया और कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहती हूँ। बादशाह मसरूफ हैं, वो किसी से नहीं मिल सकते। बादशाह मुझसे मिलेंगे। इसकी बात में ऐसा असर था कि सिपाही बेइख्तियार उसे अंदर ले गया और यूं वो सीधी दरबार तक जा पहुंची, जहां बादशाह अपने उमरा के साथ शादी की तैयारियां कर रहा था। दरबार में पहुंचकर मेंढक बोली, मैं ऐन वक्त पर आई हूँ बादशाह सलामत। अगर एक दिन भी देर हो जाती तो आप वो वादा तोड़ देते जो आपने 9 साल पहले अपनी मलका से किया था। उसकी याद हमेशा मेरे दिल में रहेगी, मगर एक बादशाह हमेशा अपनी मर्जी नहीं कर सकता। 9 बरस तक मैंने सबको रोके रखा, मगर अब मजबूर होकर मैंने एक खूबसूरत दोशीज़ा को चुन लिया है। आप इससे शादी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मलका जिंदा है और ये खत इसने अपने खून से लिखकर भेजा है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी एक बेटी भी है और दुनिया की सब बच्चियों से ज़्यादा खूबसूरत है। ये बातें सुनकर बादशाह अब्दुल बारी का चेहरा जर पड़ गया। फिर उसने रोमाल को बार बार चूमा और बेइख्तियार रो पड़ा। कुछ देर बाद संभल कर उसने दरबारियों को बताया कि ये वाकई मलका उम्मे हानी की तहरीर है। ये वाकई मलका अम्मे हानी का रुमाल है। मैं इस तहरीर को पहचानता हूँ और जब वो जिंदा है तो दूसरी शादी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुनकर दुल्हन के साथ आए सफीरों को सख्त नागवारी हुई और उनमें से एक ने गुस्से से कहा कि क्या वो एक मामूली सी मेंढक की बात पर शहजादी की तौहीन करेगा? क्या आप वाकई एक मामूली मेंढक की बातों पर यकीन करेंगे? इसकी हैसियत ही क्या है? मैं कोई मामूली मेंढक नहीं हूँ और अभी तुम्हें इसका सबूत देती हूँ। ये कहकर उसने अपनी टोपी पहन ली और पुकार उठी, हाजिर हो जाओ। फौरन ही निहायत हुसीन परियों का एक हुजूम नमूदार हो गया। मेंढक के इशारे पर परियों ने ऐसा दिलकश रक्स पेश किया कि सब दंग रह गए। मंजर बदलने लगा। रक्स करती परियां फूलों में बदल गईं, फूल बहते पानी में ढल गए और देखते ही देखते महल में एक खूबसूरत दरिया सा बन गया, जिसमें सजी हुई छोटी छोटी कश्तियां तैर रही थीं। शहजादी, जो ये सब देख रही थी, बेताब होकर कश्ती में जा बैठी और सफीर भी मजबूरन उसके साथ हो लिए। मगर जैसे ही वो बैठे, सब कुछ एकदम गायब हो गया, दरिया, कश्तियां और वो सब भी। मेंढक ने कहा, अब शायद बादशाह अब्दुल बारी आपको को यकीन आ गया होगा कि मैं सच कह रही हूँ। ये अंगूठी लें, ये आपको मलका तक पहुँचाएगी और लायन फेरी के सामने भी महफूज रखेगी। अब बादशाह सब कुछ भूल चुका था और फौरन रवाना होने के लिए बेताब था। उसने सल्तनत एक वजीर के हवाले की और अंगूठी पहनकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता ना जानने के बायस वो देर तक भटकता रहा। उम्मे हानी, मेरी जान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? काश जैसे ये वक्त रुक गया है। काश वैसे ही मैं तुम्हें भी कहीं से ढूंढ कर वापस ले आता। उम्मे हानी, काश। वो देर तक भटकता रहा, यहाँ तक कि एक दिन दरख्त के नीचे बैठा था कि अचानक उसकी नजर अपनी अंगूठी पर पड़ी और उसे हकीकत समझ आ गई। वो पुकार उठा, ए अंगूठी, मुझे मलकाए उम्मे हानी और मेरी बेटी का दीदार करा दो। अंगूठी ने उसकी रहनुमाई की और उसे उस सुनसान मकाम तक ले गई जहां उसकी मलका बरसों से रह रही थी। लायन फेरी को बादशाह अब्दुल बारी की आमद का पहले ही इल्म हो गया था।
اس لیے اس نے ملکہ ام ہانی اور شہزادی ام حیات کو ایک شیشے کے ایسے محل میں قید کر دیا جو جھیل میں تیرتا رہتا تھا۔ بادشاہ کو یہ سب معلوم نہ تھا۔ وہ سیدھا محل میں داخل ہوا تو لائن فیری شیرنی کی شکل میں اس پر جھپٹی، مگر اس نے فوراً وار کر کے اس کا پنجہ کاٹ دیا اور اسے قابو میں کر لیا۔ بادشاہ عبدالباری نے کہا، میری بیوی اور بچی مجھے واپس دو، ورنہ تم ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہو گی۔ باہر جھیل کو دیکھو، پھر خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ میں انہیں تمہا دے سکتی ہوں یا نہیں۔ بادشاہ نے دیکھا تو شیشے کے پار ملکہ ام ہانی اور شہزادی ام حیات جھیل میں تیرتے محل میں قید تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا۔ ملکہ نے اس کی آواز پہچان لی حدیفہ کی آواز ہے۔ اور دونوں ماں بیٹی کھڑکی کی طرف لپکی۔ بادشاہ نے قسم کھائی، تم دونوں کو آزاد کر کے ہی رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مگر 3 سال گزر گئے اور وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ سخت تکلیفیں جھیلتا رہا مگر ناکام رہا۔ آخرکار وہ مایوسی میں ڈوب گیا اور جھیل میں کودنے کا ارادہ کرنے لگا۔ اپنی شدید مایوسی کے اسی لمحے میں ایک اژدھا جو کافی عرصے سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے قریب آیا۔ وہ بولا، تم نے سمجھا تھا محبت ہر رکاوٹ کو ہرا دے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ جو بھی میں چاہوں مجھے دو گے تو میں تمہیں تمہاری بیوی اور بیٹی تک پہنچا دوں گا۔ بادشاہ عبدالباری نے فوراً یہ شرط مان لی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس مجھے میری بینی اور بیٹی تک پہنچا دو۔ اژدھے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہی وہ محل کی طرف اڑنے لگا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے سب کچھ اچانک بدل گیا اور بادشاہ خود کو ملکہ ام ہانی اور شہزادی ام حیات کے ساتھ اپنے ہی محل میں کھڑا پایا۔ فی الوقت اژدھا بھی غائب ہو چکا تھا اور وقت گزرتا گیا اور شہزادی ام حیات دن بدن زیادہ خوبصورت ہوتی گئی۔ جب وہ 14 برس کی ہوئی تو ارد گرد کے بادشاہوں اور شہزادوں کی طرف سے رشتوں کی بھرمار ہو گئی، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتی رہی۔ آخرکار ایک باصلاحیت شہزادے ارحم نے اس کا دل جیت لیا اور بادشاہ عبدالباری کی رضا کے ساتھ ان کی منگنی طے ہو گئی۔ ہمیں آپ کی اجازت چاہیے۔ آج سے تم دونوں کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ مجھے اب اپنے وطن لوٹانا ہوگا، لیکن تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ ارحم اپنے وطن واپس چلا گیا۔ ایک صبح ام حیات ملکہ ام ہانی کے کمرے میں بیٹھ کر ساز بجا رہی تھی کہ بادشاہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے زور سے گلے لگا لیا۔ او میری بچی، میری پیاری بچی، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتی۔ کیا شہزادہ ارحم؟ نہیں، شہزادہ ارحم کچھ نہیں ہوا۔ مگر میں کیسے بتاؤں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا اور بیٹھ گیا، جبکہ ملکہ ام ہانی اس کے پاس آ بیٹھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے حقیقت بتائی۔ کچھ دیر پہلے ایک ڈیمن دربار میں آیا ہے ڈریگن کی طرف سے، وہی ڈریگن جس نے کبھی ہماری جان بچائی تھی۔ اسے اپنا وعدہ یاد آ گیا ہے اور اس نے ام حیات کو مانگ لیا ہے۔ ملکہ ام ہانی اور شہزادی ام حیات پر اس خبر کا ایسا خوف طاری ہوا جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ فوراً دربار میں پہنچے اور دیو کے قدموں میں گر کر التجا کرنے لگیں کہ وہ چاہے ساری سلطنت لے لے مگر شہزادی پر رحم کرے۔ دیو نے نرمی سے جواب دیا، میرے پاس اس تقدیر کو بدلنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر شہزادی اپنی مرضی سے میرے ساتھ نہیں آئی تو پھر خود عظیم ڈریگن یہاں آ جائے گا۔ کئی دن گزر گئے۔ بادشاہ اور ملکہ مسلسل منتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ دیو تنگ آ گیا۔ آخرکار اس نے کہا، صرف ایک ہی راستہ باقی ہے۔ اگر شہزادی ام حیات میرے بھتیجے سے شادی کر لے، وہ جادو جانتا ہے،
और वही उसे ड्रैगन से बचा सकता है। ये सुनकर बादशाह और मलका खुश हो गए। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। मगर उम्मे हयात ने इनकार कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए बेवफाई नहीं कर सकती। अगर यही तकदीर है तो मैं ड्रैगन के पास जाने के लिए तैयार हूँ। माँ बाप की कोई बात उसे न रोक सकी। नहीं अम हयात, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे बगाना कैसे रहेंगे? अगली सुबह उसे एक पालकी में बिठाकर रवाना किया गया। हम तुम्हें वापस जरूर लेट आएंगे। अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। जब वो पहाड़ के दामन में पहुँचे तो देव ने कहा कि अब अलविदा का वक्त है। अम्मे हयात, तैयार हो जाओ, अब अलविदा का वक्त आ गया है। ड्रैगन आ रहा है। आसमान पर एक साया छा गया और एक बहुत बड़ा उजधा उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देने लगा। इसी दौरान जब मेंढक को ये खबर मिली तो वो फौरन शहजादा अरहम को साथ लेकर वहां पहुंच गई। शहजादा बगैर देर किए उजधे से लड़ने लगा। सारा दिन सख्त मुकाबला जारी रहा और आखिरकार उसने महारत से वार किया, जिससे उजधा गिर पड़ा और हमेशा के लिए खत्म हो गया। यूं शहजादी अम्मे हयात बच गई। सब वापस महल लौटे। मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। हमारी प्यारी अम हयात। अगले दिन शादी हुई और अम्मे हयात और शहजादा अरहम हमेशा खुशी से रहने लगे।